आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 1 में हमने देखा था कि साइंस क्या है। साइंस में हम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो वर्ल्ड की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी में हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो था वो, अब बायोलॉजी और साइंस का इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था कि हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज़ करते हैं और वो अप्रोच क्या कहलाती है, साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट हमने देखना है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। बायोलॉजिकल मेथड वो होता है जिसका यूज़ करके हम डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो आ जाता है जी बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं वो अपने रिसर्च में या अपनी स्टडीज़ में जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। फिर उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अब हम देख लेते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना कि असल में प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप आपके पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च कि उसको ऑब्ज़र्व करना। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रीवियस स्टडीज़ हैं, जो प्रीवियस रिसर्चेज़ वगैरह हुई हैं, उनको स्टडी करना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाइपोथेसिस कि वो उस पर हाइपोथेसिस बनाते हैं। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास डिडक्शंस। अब डिडक्शंस जो हैं वो जितने भी आपके हाइपोथेसिस हैं उनके लॉजिकल कंसीक्वेंसेस होते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन को होता है वो कंक्लूजन है और देन रिपोर्टिंग। अब हम इन स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। स्टेप नंबर 1 आपके पास आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये आ गया आपके पास स्टेप 1। अब इसमें क्या है कि जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मुलेशन, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि जो लंग्स कैंसर है उसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया ना। अब इसका वो आंसर सर्च आउट करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 2 है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, स्टेप 2 आपके पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन किस लिए होती है, किस लिए ऑब्ज़र्व करते हैं, टू फाइंड द सॉल्यूशन कि जो प्रॉब्लम है उसका क्या हल है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि जितनी भी उनकी पुरानी ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो उनको दोहराते हैं। जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं वो उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जाके कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है। अब जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और वो 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्वेशन होती है। फर्स्ट वन आपके पास आ गया हेयरिंग, देन आपके पास आ गया हेयरिंग, देन आपके पास आ गया स्मेल, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया टेस्ट, और नंबर 5 पे आपके पास आ जाता है टच। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन की टाइप्स क्या हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन की मेन 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन आपके पास आ गई क्वांटिटेटिव और सेकंड आपके पास आ गई क्वालिटेटिव। अब हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। क्वांटिटेटिव जो होती है वो एक्यूरेट होती है। क्वांटिटेटिव मींस नंबर्स, और ये नंबर्स के साथ डील करती है। ठीक है, क्वांटिटी के साथ डील करती है और इसको हम मैयर भी कर सकते हैं, ये मैयरेबल है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ आ गया आपके पास, वो भी मैयरेबल क्वांटिटी है। हाइट भी मैयरेबल क्वांटिटी है। वेट भी मैयरेबल क्वांटिटी है। आपका जो एरिया है वो भी मैयरेबल क्वांटिटी है। और कॉस्ट यानी कीमत वो भी मैयरेबल क्वांटिटी है। इसके अलावा वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंडर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जो है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव है। इट मीन्स कि इसमें डिटेल इन्वॉल्व होती है, ये ऑब्जर्वेबल होती है और ये मैयरेबल नहीं होती, इसको आप मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, स्मेल हो गई, टेस्ट हो गया, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। अब जी नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस जो है वो थर्ड स्टेप है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, ठीक है। सो हाइपोथेसिस क्या होती है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है, बायोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करते हैं एक पॉसिबल आंसर डेवलप करने के लिए, और वो जो टेंटेटिव आंसर होता है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। ये जो है किसी भी प्रॉब्लम का पॉसिबल आंसर भी हो सकता है, मतलब एक्यूरेट आंसर भी हो सकता है। अब हाइपोथेसिस डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ठीक है। ये एक प्रपोज्ड स्टेटमेंट होती है जो कि किसी भी क्वेश्चन को आंसर करती है, और जो आपकी हाइपोथेसिस है उसको आप टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप उसको टेस्ट करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ये किसी भी जो प्रॉब्लम है, साइंटिफिक प्रॉब्लम है, उसका पॉसिबल आंसर भी हो सकता है, और आप एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस भी जो है वो डेवलप कर सकते हैं ताकि इसमें से जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है आप उसको यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन पे जाने से पहले जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इन हाइपोथेसिस में से डिडक्शंस बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं कि डिडक्शंस क्या होती हैं। ओके जी, जो फोर्थ स्टेप आ जाता है आपके पास, दैट इज़ डिडक्शंस। और डिडक्शंस में क्या होता है, ओके जी, और फोर्थ स्टेप आपके पास आ जाता है, दैट इज़ डिडक्शंस। और डिडक्शन क्या होती है कि किसी भी हाइपोथेसिस का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है। अब क्या है कि ये हाइपोथेसिस को कंसिडर करता है कि वो ठीक है, मतलब हाइपोथेसिस को एज अ ट्रू हाइपोथेसिस कंसिडर करता है और रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें डिडक्शंस में क्या होता है, वर्ड्स इफ़ एंड देन का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पैरट इज़ अ बर्ड, कि अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं तो फिर तोता भी तो एक परिंदा है, ठीक है। डिडक्शंस जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, सो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। अब एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो किस बेस पे किए जाते हैं, हाइपोथेसिस की बेस पे किए जाते हैं, ठीक है। अब डिडक्शंस को चेक करता है कि आया आपने जो डिडक्शंस किए थे हाइपोथेसिस पे वो डिडक्शंस ठीक हैं या नहीं हैं, और वो ये चेक करता है कि कोई भी हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। जो फॉल्स हाइपोथेसिस होती है उसको फिर रिजेक्ट कर देते हैं, और जो ट्रू हाइपोथेसिस होती है उसको एक्सेप्ट करके उस पर आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाता है। और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कुछ हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करते, फिर इस केस में जो है वो नए सिरे से बिल्कुल स्टार्ट से हाइपोथेसिस डेवलप की जाती हैं, उनका डिडक्शन किया जाता है, और अगर फिर जाके उसको सपोर्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स तो देन आगे फर्दर उन पे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अब जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा वो आ गया कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जितना भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। डेटा एनालिसिस के बाद उसकी कंक्लूजन निकाली जाती है, और उस कंक्लूजन निकालने के बाद फिर उसको पब्लिश किया जाता है एज आ रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च जर्नल्स के अंदर प्लस डिफरेंट बुक्स के अंदर, ठीक है। और उसको साइंटिफिक सेमिनार्स में, जो साइंस के सेमिनार्स होते हैं उनमें प्रेजेंट किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि उन रिजल्ट्स को वेरीफाई किया जा सके, और जो प्रीवियस नॉलेज है और ये जो कंक्लूजन निकली है, जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसको अप्लाई किया जा सके फर्दर आगे ऐसे सेम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एक एग्जाम्पल, और उस